चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और 10 साल का पेपर खरीद लीजिए, उसको देखते रहिए कि उसमें क्या क्या पूछता है, तभी हम लोग जो है समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए 10 साल का पेपर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी से कहाँ से प्रश्न आता है, विचारक से कहाँ से प्रश्न आता है, तो आप लोग क्लास में भी कुछ पूछते रहेंगे तो उससे भी थोड़ा सा तैयारी होगा। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, नीति शास्त्र क्या होता है इसी पर चर्चा करते हैं। आप लोग कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। देखिए, आप परीक्षा की तैयारी करना है, पीटी कैसे पास करना है, मेंस कैसे पास करना है, इंटरव्यू की तैयारी करना है, ये कोचिंग वाला बता सकता है। कोचिंग वाला जो है नौकरी के बाद आईएएस बनकर आप क्या करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे, ये सब जो है वहाँ ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा। इस पर किसी प्रकार की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा आईएएस अधिकारी नहीं है जो आईएएस बनने के बाद मुखर्जी में टहल रहा हो और ये पूछ रहा हो कि हमको कैसे निर्णय लेना है। कोई पूछता है? गांव का सिंपल जो लड़का है सेना में जाता है और 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद देखिए उसका हाव भाव, चलने का तरीका सब बदल जाता है कि नहीं? वो ट्रेनिंग में सब सिखा दिया जाता है। तो हम लोगों को इसी मुद्दे पर ध्यान रखना है कि हम लोग जो है एथिक्स में अच्छा से तैयारी कैसे करेंगे, नंबर कैसे अच्छा मिलेगा, बाकी चीज़ें पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब वहाँ पर आप बन जाएंगे तो बाकी सब वो सिखा देंगे। तो सबसे पहले जो है नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र जो इथिक्स है इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले तो इसका अर्थ जानिए कि इथिक्स होता क्या है। फिर अर्थ में जो है एक तो सैद्धांतिक अर्थ है, सैद्धांतिक अर्थ है, और एक इसका व्यवहारिक अर्थ है। अब फिर नीति शास्त्र की क्या विशेषता होती है, फिर इसके बाद नीति शास्त्र किस तरह का विषय है, स्वरूप क्या है इसका, विषय का स्वरूप, विषय का स्वरूप क्या है, विज्ञान है, कला है, किस तरह का विषय है। फिर मैं अभी बताया कि कुछ भी पढ़ना है तो उसका विश्लेषण करना है कि नीति शास्त्र का क्या महत्व है। और महत्व में हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग जो है शासन प्रशासन में क्या महत्व है इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या प्रश्न भी यही आता है कि शासन प्रशासन में क्या महत्व है। शासन आब्लिक प्रशासन में महत्व, और फिर इसकी क्या समस्या है। फिर मैं बताया कि जब नीति शास्त्र पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों से इसकी तुलना करना है। विभिन्न प्रत्ययों से क्या संबंध है, जैसे मान लीजिए नैतिकता और नीति शास्त्र, जैसे मान लीजिए धर्म और नैतिकता क्या है, जैसे कानून और नैतिकता क्या है, इस तरह के जो टर्म है। जैसे पिछली बार ये पूछा था, कभी मान लीजिए 2-3 साल के पहले जो है कानून और नैतिकता पर 150 वर्ड का प्रश्न पूछा था, तो कभी धर्म और नैतिकता भी प्रश्न पूछ सकता है। धर्म की चर्चा ज़्यादा है, ऐसे बनाइए। अब सबसे पहले नीति शास्त्र का अर्थ समझिए कि नीति शास्त्र होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि नीति शास्त्र,
एथिक्स। तो जो एथिक्स जो शब्द है, जो इथिका शब्द है या इथोस शब्द है, उससे बना है। इथिका या इथोस, ये जो टर्म है इससे बना है। इथिका और इथोस का मतलब होता है चरित्र, आदत। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कुछ संस्कार है, कुछ संस्कार है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं लैटिन भाषा में इथोस या इथिका। तो इसी इथिका और इथोस शब्द से ही जो है इथिक्स बना है। तो ये जो चरित्र है, जो आदत है, देखिए कुछ जैसे मान लीजिए मैं टर्म जो बीच बीच में आएगा, चूंकि सामान्यतः हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो इन सब टर्मों से हम लोग बहुत ज़्यादा परिचित तो नहीं हैं। तो मैं बीच बीच में जैसे मान लीजिए कोई टर्म आएगा तो मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पेज है उस पर वो टर्म थोड़ा थोड़ा लिखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग मध्य प्रदेश पीसीएस देने जाएंगे, या मान लीजिए सपोज करिए कि आप लोग जो है राजस्थान देंगे, तो वहाँ पर 50-50 वर्ड में सब तमाम टर्म भी पूछता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बोल रहा था चरित्र, अब चरित्र बोल रहा हूँ तो मैं कहूँ कि चरित्र क्या होता है, तब अपने हिसाब से तो बताना शुरू कर देंगे। लेकिन वास्तव में जैसे समझिए कि जब हम लोग ये 3 शब्द होता है, जैसे मान लीजिए एक होता है स्वभाव, एक होता है चरित्र, और एक होता है आचरण। स्वभाव का मतलब जैसे नेचर, उसको कहते हैं नेचर, नहीं पढ़ते हैं कि व्यक्ति का नेचर क्या है। तो व्यक्ति के नेचर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति जो है स्वभावतः जो कार्य करता है। जैसे कितने लोग होते हैं कि स्वभावतः बहुत ज़्यादा जो है देखा जाए तो कम बोलते हैं, उनको कितना भी बोलेंगे कि बोलिए तो नहीं बोलेंगे ज़्यादा, 10 बात सुनेंगे 2 बात आपको बोलेंगे। कितने लोग होते हैं कि चुप ही नहीं हो सकते, उनको चुप कराना पड़ता, चुप रहिए अब हम बोलेंगे। तो मान लीजिए ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो व्यक्ति का स्वभाव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये सामान्यतः स्थायी चीज है, कोई किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदल सकता। किसी व्यक्ति का मान लीजिए चीटिंग करने का स्वभाव है, किसी का फ्रॉड का स्वभाव है, कोई मान लीजिए सब करिए झूठ फरेब बोलता है, तो झूठ फरेब बोलता है तो उसको कितना भी बोलेंगे तो कुछ ना कुछ दिन भर में झूठ बोलेगा ही, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। तो ये स्वभाव जो है सामान्यतः स्थायी होता है, सामान्यतः स्थायी होता है। लेकिन अब यही बात है कि व्यक्ति का स्वभाव स्थायी तो होता है, लेकिन जो हम लोग के भीतर जो इच्छा है, भाई भगवान ने हम लोग को जो बनाया तो हम लोग को अच्छा और बुरा दोनों तत्व भरा हुआ है शरीर के भीतर। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मूलतः अच्छा प्राणी है, व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों प्राणी है। जो व्यक्ति अपनी वासना को, अपनी इच्छा को, अपनी बुराई को दबा देता है वो अच्छा बन जाता है, और जो व्यक्ति अपनी वासना, इच्छा और बुरे को जो है नहीं दबा पाता है, अपने मन पर, अपनी आत्मा पर, अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रख पाता है, वो बुरा बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपने सामान्यतः स्थायी होता है। 25-30 साल तक जो स्वभाव बन गया वो समझिए कि बदलना है नहीं। इसी स्वभाव से ही जो है आगे मैं पढ़ाऊंगा एटीट्यूड। एटीट्यूड भी स्वभाव का ही व्यापक स्वरूप है। तो ये स्वभाव व्यक्ति का सामान्यतः बदलता नहीं है, लेकिन प्रयास करके कुछ परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैं बताया कि आपका कितने लोग होते हैं सुबह उठेंगे, आप ही लोगों में से मान लीजिए सुबह उठेंगे, चाय पिएंगे, थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे, इधर उधर करके 9 बजा देंगे। सुबह उठ गए थे 6 बजे, चाय पीकर मान लीजिए बैठ के 2.5 घंटा पढ़े होते हैं, लेकिन नहीं, उनके कमरे पर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, 2-4 समस्या बताएंगे कि लाइट नहीं, पंखा नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है कि वो पढ़ेंगे नहीं सुबह उठकर, पहले 4 जो है बहाना बताएंगे। लेकिन ये बताइए परिवर्तन हो सकता है ना?
परिवर्तन ये हो सकता है कि आपको रिजिड होना पड़ेगा, कुछ नहीं, आज कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, आज चाय पीकर चुपचाप मेज कुर्सी बैठूंगा, पेपर ही पढ़ूंगा 2.5 घंटे, उठूंगा नहीं आज। तो अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं ना। अब स्वभाव से ही चरित्र बनता है। अब चरित्र क्या होता है? अभी बोला हूं कि व्यक्ति का नकारात्मक स्वभाव भी होता है, सकारात्मक स्वभाव भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरे पक्ष को व्यक्ति दबाता है कि नहीं हम चोरी नहीं करेंगे, हम फ्रॉड नहीं करेंगे, तो बुरे पक्ष को व्यक्ति दबाता रहता है और धीरे धीरे जो है वह देखा जाए तो स्वभाव को सकारात्मक बना देता है। तो जब स्वभाव को सकारात्मक बना देता है, गलत वासनाओं को दबा देता है, इस बात से चरित्र बनता है। तो इस स्वभाव से ही चरित्र बनता है। और चरित्र का मतलब क्या हुआ? ऐसे साइड में बनाइए तो मैं 2-2 लाइन लिखवा दूं, नहीं तो फिर बाद में ऐसे बना लीजिए बस। मानवीय प्रकृति 3 बना लीजिए। स्वभाव नेचर, चरित्र मतलब कैरेक्टर, और आचरण मतलब कंडक्ट। ये बीच में चलता रहेगा, उसमें मत लिखिएगा। ये जो हम बना रहे हैं ये अलग चीज है। ये जितना टर्म आएगा मैं बताता रहूंगा, इसलिए बोला हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में सब अपना टर्म, चूंकि सामान्यतः हम लोग नहीं जानते हैं, तो जो जो टर्म आएगा आप लोग भी पूछ सकते हैं और हमको भी जहां पर ध्यान आएगा मैं बता दिया करूंगा। स्वभाव में 2 लाइन लिख दीजिए। सामान्यतः स्थायी होता है, सामान्यतः स्थायी होता है, लेकिन वासना इच्छा तथा प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखकर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। वासना इच्छा तथा प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखकर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। और चरित्र तो अभी मैं बताया आपको कि स्वभाव को सकारात्मक बनाकर चरित्र बनता है। भाई हमें कहते हैं कि स्वभाव में तो दोनों पक्ष था। मन को बताइए, भगवान ने सबको क्षमता दे रखा है। जो मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते कि मैं आईएएस बनने की क्षमता नहीं रखता हूं, आप में क्षमता है, लेकिन कुछ स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा ना। मान लीजिए हमको 9:30 बजे क्लास लेना है, तो हम भी अपने जो टाइम टेबल है उसमें परिवर्तन कर दिए ना कि नहीं। अभी मान लीजिए छुट्टी चल रहा था तो मैं भी 8 बजे योगा करता था, 9 बजे नाश्ता करता था, क्योंकि मुझे पता था कोचिंग तो जाना नहीं है। मैं कहाँ कोचिंग आ रहा था 1.5-2 महीने से, 1 महीने से तो नहीं आ रहा था। जब से क्लास बंद हुआ बीच में टहलने घूमने आ जाता था बस। मैं आगे क्या करूँगा? मुझे पढ़ाना है, जब पढ़ाना है तब ना मैं आऊँगा। तो ये बताइए, इस स्वभाव को जब आप सकारात्मक बनाएंगे तो उसी से तो चरित्र बनेगा। तो चरित्र में लिख दीजिए, स्वभाव को सकारात्मक बनाकर चरित्र बनता है। स्वभाव को सकारात्मक बनाकर चरित्र बनता है, अर्थात गलत वासनाओं को दबा देना, गलत वासनाओं को दबा देना। अब जैसा आचरण समझिए, हम लोग कहते हैं ना कि फला मनुष्य का आचरण अच्छा है, तो कभी आप ये नहीं सोचे कि जब मैं कहता हूं कि फला मनुष्य का आचरण बहुत अच्छा है तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपनी जो गलत इच्छा थी दबाते दबाते उसका चरित्र अच्छा बन गया। और जब चरित्र अच्छा बन गया तो वह व्यक्ति हमेशा अच्छा ही कार्य करेगा। कितना भी उसको कुछ बोलेंगे आपको बुरा शब्द नहीं बोलेगा। कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए उनको कुछ उल्टा सीधा बोलिए तो जय श्री राम बोल कर चल देंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब चल रहा हूँ, आप अपना आराम करिए। क्योंकि वो अपना क्यों जबान खराब करेगा? इसी चीज को आचरण कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा कार्य करते करते धीरे धीरे वो आदत में आ गया है। और जब आदत में आ गया है तो इसी आदत से आचरण बनता है। लिख दीजिए, आचरण में कार्य करने की आदत से आचरण बनता है।
कार्य करने की आदत से आचरण बनता है। कार्य करने की आदत से आचरण बनता है, लेकिन यह परिस्थितियों के अनुसार होता है। लेकिन यह परिस्थितियों के अनुसार होता है। ठीक है, मतलब तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता टर्म है, लेकिन तकनीकी रूप से अंतर है। आचरण व्यापक शब्द हो गया। तो मैं बता रहा था नीति शास्त्र जो है इथिका या इथोस शब्द से बना है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति का जो चरित्र है, जो आदत है, जो आचरण है, जो संस्कार है, तो ऐसी आदत जिसको समाज स्वीकार करे, ऐसी आदत जिसको जो है वह देखा जाए तो समाज में मान्यता मिल जाए या समाज में अच्छा कहा जाने लगे, इस तरह की बातों को जो है इथोस कहा जाता है। अब इथिक्स क्या होता है ये बताइए। इथिक्स में जो है नैतिकता की बात की जाएगी। जब नैतिकता की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है साइंस ऑफ मोरलिटी। साइंस ऑफ मोरलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारी जो आदत है, हमारी जो रीति है, जो हमारा संस्कार है, उन सब बातों का जब हम व्यवस्थित अध्ययन करने लगते हैं, उस व्यवस्थित अध्ययन को नीति शास्त्र कहा जाता है। कि जो हमारा चरित्र है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा आचरण है, जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारा संस्कार है, उन सब बातों का जब हम व्यवस्थित अध्ययन करने लगते हैं, उस व्यवस्थित अध्ययन को जो है नीति शास्त्र कहा जाता है। तो इसका मतलब कि इथिक्स का मतलब ये हुआ कि समाज में प्रचलित आदत, आचरण, आदि का, संस्कार आदि का व्यवस्थित अध्ययन करना। आदि का व्यवस्थित अध्ययन करना, इसीलिए इसको साइंस ऑफ मोरलिटी कहा जाता है। साइंस ऑफ मोरलिटी कि जो नैतिक व्यवहार है उसका सैद्धांतिकरण कर देना, उसको व्यवस्थित अध्ययन कर देना या उसको व्यवस्थित रूप से देखना। साइंस ऑफ मोरलिटी का मतलब ये हुआ कि नैतिकता का विज्ञान, नैतिकता का विज्ञान है। नैतिक व्यवहारों का सैद्धांतिकरण है। नैतिक व्यवहारों का सैद्धांतिकरण है। मतलब ऐसा विषय जिसमें जो है नैतिकता का अध्ययन किया जाता है, नैतिक आयामों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा विषय जिसमें आचरण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहेंगे कि यह नीति शास्त्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति अपने जीवन में 8-10 घंटा सोने के बाद हमेशा कुछ न कुछ कर्म ही किया जाता है, हमेशा कुछ न कुछ विचार ही किया जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो विचार न करता हो। 8 घंटा सोने के बाद पड़े रहते हैं, आंख बंद रहती है, फिर भी विचार चलता रहता है ना। तो विचार तो चल रहा है। मान लीजिए सोने के बाद कुछ न कुछ कर्म कर ही रहे हैं, तो ऐसी दशा में जो आपका विचार है, जो आपका कर्म है, वो अच्छा है कि बुरा है, उचित है कि अनुचित है, उन सब चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है, जो विषय सिद्धांत प्रस्तुत करता है, उसको नीति शास्त्र कहा जाता है। कि जब व्यक्ति जो है, देखिए वो तो मैं लिखवाऊंगा ही कि अर्थ क्या है, विशेषता क्या हो तो मैं लिखवाऊंगा ही, लेकिन कुछ दिमाग में जाना भी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अभी मेंस देने जब जाएंगे आप लोग, तो जितना पढ़ा हुआ है सब गायब हो जाता है।
जो आपके जेहन में गया होगा वही याद आता है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बोलना भी है, समझाना भी है कि सब आप भूल जाइए तो कम से कम कुछ तो याद रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पर 2 लाइन जैसे लिख दीजिए तो नीचे कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है, व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है वह उचित है, वह उचित है या अनुचित, यह उचित है या अनुचित, शुभ है या अशुभ है, शुभ है या अशुभ है। इसका मूल्यांकन करने के लिए जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है, जो विषय मापदंड प्रस्तुत करता है उसे नीतिशास्त्र कहा जाता है। उसे नीतिशास्त्र कहा जाता है। मतलब आदत का विज्ञान मनुष्य जब कोई कर्म करेगा उस कर्म को देखकर हम लोग बताएंगे कि वो कर्म जो है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। ये बताइए, जैसे मान लीजिए अभी मैं बोला उचित अनुचित, उचित और अनुचित। उचित का मतलब राइट और अनुचित का मतलब रॉन्ग। तो उचित का मतलब क्या होता है, मैं समाज में कोई कर्म कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये कर्म आपका उचित है। तो उचित का मतलब नैतिक सिद्धांत के अनुकूल, जो समाज में प्रचलित नैतिक सिद्धांत है उसके अनुकूल है तो वो क्या हो गया, उचित। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं नैतिक सिद्धांत के अनुरूप, समाज में प्रचलित नैतिक सिद्धांत के अनुरूप, उसको हम बोलेंगे उचित। आज जो मान लीजिए सब करिए नैतिक सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, नैतिक सिद्धांत के प्रतिकूल है, नैतिक सिद्धांत के प्रतिकूल है, वो हो गया अनुचित। अब ये जो टर्म बताया तो मैं बताया कि मैं पढ़ाता रहूंगा, बीच बीच में जो टर्म आता है बोलता रहूंगा, क्योंकि आप लोगों क्या मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ, उसमें देखिएगा पेपर में जाकर तो उचित अनुचित को 25 वर्ड में परिभाषित करें। तो ये उचित अनुचित को परिभाषित करें तो यही 4 लाइन बस केवल बना दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। अभी बताइए, इसी उचित से ही तो जो है राइटनेस बना है। जब हम लोग कहते हैं राइटनेस, राइटनेस मतलब औचित्य, औचित्य। हम लोग कहते हैं कि इसकी औचित्यता क्या है, या मान लीजिए सपोज कहते हैं कि कोई कर्म हमने किया, इस कर्म की क्या औचित्यता, ऐसा करने का क्या फायदा है, क्यों इसको हम उचित माने। तो जब राइटनेस, मैं कहूं कि औचित्य की क्या परिभाषा है, तो औचित्य का मतलब होता है ऐसा गुण जिसके कारण साधन उचित बनता है, ऐसा गुण जिसके कारण साधन उचित बनता है, उसको हम कहेंगे राइटनेस। भाई राइट से ही जो है राइटनेस बना, और राइटनेस की क्या परिभाषा है, ऐसा गुण जिसके कारण साधन उचित बन जाता है। और मान लीजिए इसी रंग से ही बनता है रंगनेस। अब रंगनेस को कहते हैं अनौचित्य, अनौचित्य या अनौचित्यता एक ही बात है। और अनौचित्य का परिभाषा क्या हुआ कि वह गुण जिसके कारण कोई साधन
अनुचित की ओर ले जाता है। ऐसा गुण जिसके कारण कोई साधन अनुचित की ओर ले जाता है। तो कभी मान लीजिए ऐसा गुण जिसके कारण कोई साधन अनुचित की ओर ले जाता है। 2 लाइन बस केवल ध्यान रखिए। राइट और रॉन्ग का मतलब जो नैतिक सिद्धांत के अनुरूप है वो हो गया राइट। सब भूल जाइएगा तो कम से कम 2 लाइन जरूर लिख दीजिएगा कि ऐसा पहलू जो समाज में जो नैतिक सिद्धांत है उसके अनुकूल है तो उचित है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो स्त्री पुरुष का शादी होता है तो उचित है। चाहे किसी धर्म जाति में आप शादी करते हैं, देखिए समझदार व्यक्ति है बोलेगा नहीं ठीक है उचित है। लेकिन आप मान लीजिए हमें कहते हैं गाय से जाकर शादी कर लीजिए, कोई महिला जो है महिला के साथ शादी कर ले, कोई पुरुष पुरुष के साथ शादी कर ले, तो उसको हम लोग उचित कहाँ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो कहा कि आप कानून बनाते रहिए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है अभी मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में जो है अभी इस तरह की चीज़ें नहीं आ पाई हैं। इसलिए मैं ऐसा अमेरिका और जर्मनी को देखकर मैं ऐसा कानून नहीं बना सकता हूँ। ये धीरे धीरे 100 साल 50 साल 10 साल 20 साल लगेगा तब जाकर ऐसा हो पाएगा कि कोई पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, कोई महिला महिला के साथ विवाह कर रही है, तो हमारे समाज में उसको क्या कहेंगे, अनुचित। तो अनुचित कहते समय दिमाग में क्या आता है, यही तो दिमाग में आता है कि नैतिक जो सिद्धांत समाज में है उस नैतिक सिद्धांत के यह प्रतिकूल है। क्योंकि स्त्री पुरुष का शादी होता है, स्त्री स्त्री का शादी नहीं होता है, पुरुष पुरुष का शादी नहीं होता है। हम लोग या तो मान लीजिए विवाह में जाते हैं तो लड़की पक्ष से जाते हैं या तो लड़का के पक्ष से जाते हैं। अब मान लीजिए दोनों तरफ के लोग आ रहे हैं, किधर से आए हैं, लड़के के पक्ष से, आप हम भी लड़के के पक्ष से। अरे लड़का कौन है। तो मान लीजिए हम लोग जब इस तरह का चीज़ कहते हैं तो समाज के अनुकूल नहीं है ना। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं समझाने के। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नीति शास्त्र कोई इतिहास भूगोल और राजनीति शास्त्र पवैध और दर्शन शास्त्र नहीं है, अपने दिमाग से निकालिए। एकदम व्यवहारिक चीज़ पूछता है। किसी साल का पेपर निकाल के आप पढ़ेंगे तो आपको यह अध्ययन करने से पता चलेगा कि किसी एक सब्जेक्ट की विषय वस्तु नहीं है। इसमें कुछ दर्शन शास्त्र भी है, कुछ पवैध भी है, कुछ मनोविज्ञान भी है, कुछ समाजशास्त्र भी है, कुछ राजनीति शास्त्र भी है, कुछ इतिहास भी है, कुछ भूगोल भी है, सब है, कुछ अर्थशास्त्र भी है। सब मिला जुलाकर जो विषय बनाया गया है उसमें नैतिक आयाम को लिया गया है, वही इथिक्स है। तो हम लोग को इन सब चीज़ों से अपना हटाइए कि मैं जीवन में फिलॉसफी नहीं पढ़ा हूँ, जीवन में मैं राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ा हूँ, लोक प्रशासन नहीं पढ़ा हूँ तो मैं अच्छा नहीं लिख पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपना एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए उचित है तो उचित कहने का मतलब स्त्री पुरुष का विवाह उचित, स्त्री पुरुष का विवाह हो गया उचित, और स्त्री स्त्री का विवाह हो गया, पुरुष पुरुष का विवाह हो गया अनुचित। पुरुष पुरुष का विवाह, यही एग्जाम्पल ले दीजिए, क्या दिक्कत। अब जैसा देखिए एक टर्म में और बोला था अभी, शुभ और अशुभ बोला था ना, थोड़ा सा उस पर बोल दूं 2 लाइन। ये सब साइड में ही चलेगा। शुभ गुड और अशुभ। तो शुभ कहने का मतलब नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्म, नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्म उसको बोलेंगे शुभ, और नैतिक दृष्टि से बुरे कर्म नैतिक दृष्टि से बुरे कर्म। अब देखिए शुभ अशुभ का जो डिवीजन होता है ये मानव के संकल्प का दोष है। मानव के संकल्प का दोष मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसे समझिएगा, बस थोड़ा सुन लीजिए। मानव के संकल्प का दोष
जानबूझकर नैतिक नियमों का उल्लंघन करना अशुभ। जानबूझकर, मान लीजिए हम कहते हैं आप उधर से आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूं, मान लीजिए हम कहते हैं कि हम दोनों लोग टक्कर खा गए, मान लीजिए मैं गिर गया चाहे आप गिर गए, इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं आपने ऐसा कर दिया, मैं नहीं कर सकता कि आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं किए हैं। तो यदि जानबूझकर नैतिक नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो उसको हम अशुभ कहेंगे। जानबूझकर नैतिक नियमों का उल्लंघन करना, जानबूझकर नैतिक नियमों का उल्लंघन करना, इसलिए कहा जाता है कि ये मानव के संकल्प का दोष है। मानव के संकल्प का दोष का मतलब ये चिंतन की गलती है। आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका आचरण ही गलत है, क्योंकि आप जो है सही चीज नहीं सोच रहे हैं। हमें कहते हैं ये अनुचित संकल्प है। अशुभ का मतलब क्या हुआ? अनुचित संकल्प। जैसे मान लीजिए मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं, कोई महिला खड़ा है, कोई मतलब नहीं। जब हमारा मान लीजिए हमारा चरित्र अच्छा है, कोई भी आए कोई भी जाए, हमसे क्या मतलब। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानते हैं, ये बताइए हमारी भी तो बहन पढ़ने के लिए आती है, हमारी भी तो बेटी पढ़ने के लिए आती है, तो आप लोग भी पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप भी तो हमारी बहन बेटी की तरह हैं। जब हमारे दिमाग में ऐसा संकल्प भरा हुआ है तो कैसे गलती हो सकता है? नहीं हो सकता गलती। यदि हम ऐसा गलत करते हैं तो उसको बोला जाएगा अशुभ। देखिए, अशुभ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी इच्छा है, जो आपका संकल्प है, जो आपका कर्म है, उसी में फॉल्ट है। इसीलिए इसको ज़्यादा कहा जाता है कि देखिए जाने अनजाने में तो मान लीजिए कोई बात नहीं, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर जब व्यक्ति गलत करता है तो उसको ज़्यादा दोषी कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। अब मैं बता रहा था कि ये मैंने बताया, तो मैं कहूँ कि नीति शास्त्र का क्या अर्थ है। मान लीजिए मैं कहूँ कि नीति शास्त्र का क्या अर्थ है, तो नीति शास्त्र एक प्रकार से जो है समाज से संबंधित मानवीय विज्ञान हो गया। भाई समाज में नैतिकता है, समाज में आचरण है, समाज में हम लोग कर्म करते हैं, तो उससे संबंधित एक मानकीय विज्ञान है। मानकीय विज्ञान का मतलब होता है नॉर्मेटिव साइंस, अभी बताता हूँ। आदर्श मूलक विज्ञान है, और इसमें क्या होता है कि समाज में कुछ निश्चित जो नैतिक नियम होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो नैतिक सिद्धांत होता है, उन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, और उसी के आधार पर समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके आचरण का हम मूल्यांकन करते हैं। उनके आचरण का मूल्यांकन का मतलब, एक बात ध्यान रखिएगा, कर्म भी दो तरीके का होता है। एक ऐच्छिक कर्म होता है, एक अनैच्छिक कर्म होता है। जैसे मान लीजिए आपके पीछे हम रिवॉल्वर लगा दें और आपसे बोलें ये बात बोलना है, तो आप तो झूठ बोलेंगे ना। अब मैंने कह दिया कि आप एक भी शब्द इधर उधर बोले तो समझिए गोली मार दूंगा। तो उस समय आप ऐच्छिक रूप से कर्म नहीं कर रहे हैं, अनैच्छिक रूप से कर्म कर रहे हैं। उस कर्म को हम नैतिकता और अनैतिकता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। यदि हमको पता चल गया कि आप इसलिए झूठ बोल रहे थे क्योंकि आपके ऊपर दबाव था, तो फिर भाई गलत नहीं। तो यहाँ ऐच्छिक कर्म होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिए। तो समाज में रहने वाला जो मनुष्य है उसका जो ऐच्छिक कर्म है, जो ऐच्छिक उसका आचरण है, उन सब चीज़ों का जो है जो विषय मूल्यांकन करता है, उस विषय को हम लोग नीति शास्त्र कहते हैं। और मैं बताया कि इसमें सिद्धांत भी होता है, इसमें व्यवहार भी होता है। लिखिए अर्थ, नीति शास्त्र का अर्थ। जो इतना समझ गए तो नीति शास्त्र का अर्थ लिखिए। नीति शास्त्र समाज से संबंधित, नीति शास्त्र समाज से संबंधित वह मानकीय विज्ञान है, वह मानकीय विज्ञान है। मानकीय विज्ञान मतलब नॉर्मेटिव साइंस, अभी बताता हूं। वह मानकीय विज्ञान है जो समाज को कुछ निश्चित नैतिक मूल्य
समाज को कुछ निश्चित नैतिक मूल्य आबलिक सिद्धांत प्रदान करता है। नैतिक मूल्य आबलिक सिद्धांत प्रदान करता है और इसके आधार पर मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का, मनुष्यों के ऐच्छिक मतलब इच्छा से किया गया कर्म, ऐच्छिक कर्मों आबलिक आचरणों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों होता है। इसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों होता है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों होता है क्योंकि यह सैद्धांतिक मानदंड के साथ साथ उसका व्यवहारिक मूल्यांकन भी करता है। ठीक है, अब भूल भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपने हिसाब से लिखिएगा कि इथिक्स जो है, इथिका आबलिक इथोस सबसे बना है। समाज में जो है वो देखा जाए तो जो आचरण है, जो आदत है, जो संस्कार है, जो विचार है, उन सब चीज़ों का ये व्यवस्थित अध्ययन करता है और ऐसा एक मापदंड प्रस्तुत करता है, ऐसा एक व्यवहार प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, उसको सही गलत ठहराया जाता है। बात वही है। अब विशेषता, नीति शास्त्र की विशेषता, देखिए पहला चीज समझिए कि भाई अभी जैसे हम लोग नीति शास्त्र पढ़ रहे थे कि नीति शास्त्र क्या होता है, तो मैं बार बार कह रहा था कि नीति शास्त्र जो है वो देखा जाए तो ऐसे समझिए कि ये बड़ा गोला नीति शास्त्र है, इसके भीतर नैतिकता है। तो नैतिकता और नीति शास्त्र में जो है काफी संबंध है। तो पहला तो चीज ये होता है कि जो नीति शास्त्री जो पहलू हैं, उस समाज, स्थान मतलब देश काल, देश मतलब स्थान, काल मतलब समय, तो देश काल के अनुसार जो है ये बदलता रहता है। अमेरिका में जो नैतिकता है, जो नीति शास्त्रीय मूल्य हैं, वो भारत में नहीं होंगे। अभी मैं बताया समलैंगिकता अमेरिका में वैधानिक है, भारत में कानूनी नहीं है, वैधानिक नहीं है। नंबर एक नीति शास्त्र, नंबर एक पहली विशेषता नीति शास्त्र आबलिक नैतिकता गतिशील अवधारणा है, गतिशील अवधारणा है, डायनामिक कंसेप्ट है, जो समय, स्थान और समाज के साथ परिवर्तित होता है। जो समय, स्थान, समाज के साथ परिवर्तित होता है। जैसे अमेरिका में समलैंगिकता नैतिक माना जाता है, जबकि भारत में नहीं। दूसरा चीज देखिए, अभी मैं बताया कि भाई जो नैतिकता है, नैतिकता या नीति शास्त्र, कभी पूछे कि नैतिकता क्या है, यही वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी दोनों में अंतर करा दूंगा। जैसे मैं अभी बता रहा था, यहाँ पर समझा रहा था कि कोई व्यक्ति जन्म से ही अच्छा आचरण नहीं होता है, जन्म से कोई आईएएस अधिकारी नहीं होता है,
कर्म से व्यक्ति ऊंचा बनता है। और कर्म कैसे बनेगा? तो व्यक्ति का जो अच्छा बुरा दोनों स्वभाव जो भगवान ने भर रखा है, हम लोग पशु भी हैं, हम लोग अच्छे प्राणी हैं तो हम लोग पशु भी हैं, लेकिन पशुवत जो प्रवृत्ति हमारी है उसको जब हम दबा देते हैं तो हम अच्छा प्राणी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताया कि व्यक्ति अपना स्वभाव धीरे धीरे बदलेगा, चरित्र अच्छा बनेगा, चरित्र से आचरण अच्छा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नैतिकता को हम सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ इसको हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भगवान ने हमको ऐसा ही बना रखा है। तो पुलिस वाले भाई सब क्या बोलते हैं, आइए अभी आपको ठीक कर देते हैं, ले जाकर जो है तोड़ ताड़ देंगे, सुबह तक एकदम सही हो जाते हैं। आपको ऐसे ही बना रखा था ना कि हर जगह आप उल्टा सीधा काम करेंगे। तो चलिए बताता हूँ आपको, ये बताइए दूसरे दिन वो सही हो जाते हैं ना, भय के कारण, क्योंकि फिर किया तो फिर ले जाएगा, तोड़ेगा, मानेगा नहीं। ये बताइए, इसका मतलब कि नैतिकता को हम सीख सकते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ। नंबर 2, नैतिकता सीखी जा सकती है, अर्जित की जा सकती है, अर्जित की जा सकती है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ, व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ इसे सीख सकता है। देखिए, नैतिकता हो चाहे नीति शास्त्र हो, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं, एक जैसे टर्म आता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ, या इसी को हम लोग कहते हैं विषयनिष्ठ। आत्मनिष्ठ या विषयनिष्ठ एक ही बात है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है निश्चित। ये बताइए, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट को देखकर ज्ञान प्राप्त करना। 3 तरह का दर्शन होता है, एक होता है ज्ञान मीमांसा, एक होता है तत्व मीमांसा, एक होता है नैतिक मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ज्ञान प्राप्त करने के भी तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको हमने दिखा दिया। मान लीजिए आपका बच्चा जो है सिगरेट पी रहा है, तो अच्छा जो मित्र दोस्त है सिगरेट पीते समय उसका फोटो खींच लेता है, या उस पर भी नहीं विश्वास करता है तो जब वो सिगरेट पीने जाता है तो उसी समय भाई साहब को लेके जाएगा, चलिए आइए थोड़ा घुमा लाऊं आपको, देखिए आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है ना, आपका बच्चा शराब पी रहा है ना, अब देख लिए ना, अब मत कहिएगा, चलिए घर चला जाए। अब प्रत्यक्ष के, एक तो प्रत्यक्ष हो गया ज्ञान प्राप्ति का, दूसरा एक अनुमान होता है, एक उपमान होता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, उसको ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। एक होता है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो जितना भी सामान बना है वो किससे बना है। मान लीजिए हम कहेंगे पंखा किससे बना, आप बता देंगे जायजा लोहे से बना है। हम कहेंगे लोहा कहाँ से आएगा, आप बोलेंगे पृथ्वी से आया। हम कहें पृथ्वी में लोहा किससे बना, कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ बता देंगे। फिर मैं बोलूँगा और वो किससे बना, कुछ बता देंगे, और किससे बना और बता देंगे। एक जगह जाकर आप रुक जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमको नहीं पता है। इसको बोलते हैं तत्व मीमांसा, कि वो पार्टिकल कहाँ से आया। तो ये जो जितना भी जड़ जगत है वो कैसे बना है, किसने बनाया है, इस पर जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं नीति मीमांसा। कि समाज में जो नैतिकता है उस पर जब हम विचार करते हैं, तो ये बताइए जब उस पर हम विचार करते हैं तभी मैं बताया कि एक होता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट को देखकर, वस्तु को देखकर, वस्तु को देखकर बताना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। ये बताइए वस्तु को देखकर मैं कहूंगा कि ये पंखा है,
आपसे पूछूंगा ये क्या है, आप भी तो बोलेंगे पंखा। तो निश्चित हुआ क्या निश्चित? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ये कप है, आपको भी बोलूंगा छू के देखिए तो कप है, आप बोलेंगे हाँ कप ही है। इनसे पूछा तो ये भी बोलेंगे नहीं ये भी कप है। तो निश्चित है ना, ये थोड़ा ना कोई कहेगा कि मैं कह रहा हूं कप, आप बोलेंगे नहीं पंखा है सर, आप बोलेंगे नहीं घड़ी दिखाई दे रहा है। इस बात को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो जब मैं कहीं लिखूंगा वस्तुनिष्ठ तो समझिएगा कि निश्चित ज्ञान है, और सब्जेक्टिव का मतलब विषयनिष्ठ, विषय को देखकर, विषय को देखकर। अब बताइए विषय को देखकर, तो जैसे मान लीजिए कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे समानता, जैसे न्याय, ये विषय है। इसको देखकर जब हम विवेचन करेंगे, विषय को देखकर जब विवेचन करेंगे तो ऐसे विवेचन को हम बोलेंगे सब्जेक्टिव। इसलिए यह अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो सब्जेक्टिव ज्ञान अनिश्चित होता है, हर जगह स्थिर नहीं होगा। ये स्थिर है, ये अस्थिर है, मतलब गतिशील है। अब जैसा सोच के बताइए, नैतिकता जो है ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा? नैतिकता जो है एक तरह से सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, सापेक्षिक हो जाएगा ना। क्योंकि ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आप सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई वहाँ गाड़ी चला रहा है, ठीक? तो ऐसे समझिए कि वहाँ पर जो पैदल चलने वाला व्यक्ति मान लीजिए इसको क्रॉस कर रहा है रोड को, ठीक? और यहाँ से गाड़ी वाला आ रहा है, तो वहाँ पर क्या करेगा? न्यूजीलैंड में और नीदरलैंड में 100-150 मीटर पहले वो गाड़ी वाला देख लेगा कि फला व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, तो क्या करेगा? गाड़ी को खड़ा कर देगा, और जब वो व्यक्ति रोड क्रॉस कर लेगा तब फिर गाड़ी लेकर जाएगा। हम लोग के यहाँ जैसे कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक? अब गाड़ी लेके आ रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहा है, तो 100 मीटर पहले से हार्न बजाना शुरू कर देंगे भयंकर तरीके से, उस जिससे वो व्यक्ति आधा सड़क आया हुआ है फिर वापस पीछे चला जाता है। ये है हम लोग का नैतिक आयाम, कि हम लोग ऐसा स्वभाव रखते हैं। कोई व्यक्ति आधा सड़क आ चुका है लेकिन हम नहीं रुक सकते, और वहां पर वो गाड़ी खड़ा कर देगा, भाई साहब पार कर लीजिए तब जाऊंगा। क्या दिक्कत है भाई? 100 चला रहा है तो 130 चला देगा, कौन सा ऐसा आफत आ गया? कवर कर लेगा, लेकिन हम लोग तो उसको पार करने नहीं देंगे। देखते तो रोड पर क्या होता है, कोई व्यक्ति रोड क्रॉस करता है, और कोई मान लीजिए बाइक वाला आ रहा है तो देखिए तेजी से हार्न करते हुए उसको रोक देगा, रुको पहले हमको जाने दो, क्योंकि हम लोग का सोच दूसरे तरीके का है। सब्जेक्टिव हुआ ना, इसका मतलब सापेक्षिक हुआ ना। नंबर 2, 3 जो भी विशेषता है जो लिख रहे थे। नंबर 3, नैतिकता सापेक्षिक अवधारणा के रूप में है, सापेक्षिक अवधारणा के रूप में है। इसमें नियम आब्लिक सिद्धांत को लेकर, इसमें नियम आब्लिक सिद्धांत को लेकर सामान्य सहमति होती है, सामान्य सहमति होती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्तन भी होता है, परिस्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्तन भी होता है। इसी का देखिए, हमें कहते हैं कि अभी मैं बताया कि यह आदत का विज्ञान है, यह जो आचरण का विज्ञान है, साइंस ऑफ मोरलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से जो है नैतिकता या नीति शास्त्र जो है समाज के व्यक्तियों को एक सलाह देता है, एक परामर्श देता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़े व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। देखिए घर में ऐसा है कि कोई बड़ा व्यक्ति दुष्ट भी है
उम्र में बड़ा है, दुष्ट भी है, तो छोटा व्यक्ति क्या करता है? उसका सम्मान तो करेगा, उसको अदब से बोलेगा, उसको समझाएगा कि शराब नहीं पीना चाहिए पिताजी, इससे आपका लीवर खराब हो जाएगा, कम पीजिए। ऐसा तो नहीं कि झगड़ा करेगा। भाई हमें कहते हैं कि बड़े का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए किसी को आप कोई सलाह दे सकते हैं, तो यह जो नीति शास्त्र जो नैतिकता है वो एक प्रकार से क्या करता है? समाज में व्यक्तियों को परामर्श देता है। नंबर 4, नीति शास्त्र आब्लिक नैतिकता। नीति शास्त्र आब्लिक नैतिकता समाज के व्यक्तियों को परामर्श देता है, समाज के व्यक्तियों को कुछ परामर्श देता है। नीति शास्त्र आब्लिक नैतिकता समाज के व्यक्तियों को कुछ परामर्श देता है, समाज के व्यक्तियों को कुछ परामर्श देता है, जैसे क्या करना चाहिए, जैसे क्या करना चाहिए, कामा हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो नैतिकता है, जो नीति शास्त्र है, तो कहीं न कहीं जो है यह दंड और पुरस्कार के माध्यम से सामान्यतः नियमित होता है। कोई अच्छा कार्य करता है व्यक्ति तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। कोई बुरा कार्य व्यक्ति करता है तो उसको पनिश किया जाता है। जैसे मान लीजिए समाज में भी जो दंड की व्यवस्था बनाई गई है, उसी नैतिकता को बनाए रखने का एक सिस्टम है। वो दूसरी बात है कि जो दंड के आगे मैं पढ़ाऊंगा कि दंड का जो प्रावधान है वो हर देश में थोड़ा अलग अलग है। जैसे मान लीजिए जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, उसमें एक तो थ्योरी होता है कि रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, जैसे को तैसा। किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो उसका दांत तोड़ दिया जाता है, जैसे को तैसा। एक होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का मतलब कि भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अपराधी है, तो उसको हम लोग रोगी मान लेते हैं, उसमें सुधार करते हैं। एक जो है प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट होता है। प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा कर देना जिससे अपराध न होने पाए। जैसे चुनाव के समय जो है सबका बंदूक जमा करा लेना, सबका हथियार जमा करा लेना थाने में, ये प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। न तो रिवाल्वर रहेगा, न तो बंदूक रहेगा, न तो कोई गोली चलाएगा। जितने अपराधी हैं सबको जो है हिदायत दे दिया जाता है घर से बाहर मत निकलिएगा, निकलेंगे तो लाके बंद कर दूंगा। कोई निकलता है तो देखिए उसको लाके थाने बंद कर देगा, बोले 15 दिन रहिए, चुनाव हो जाएगा आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि आपसे बोला था कि मत निकलिएगा, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। ये प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो ऐसे समाज में जो प्रिवेंशन बनाया गया है, जो दंड बनाया गया है, इसी नैतिकता को बनाए रखने की एक व्यवस्था है। 3-4 हो गया, 1-2 और भी लिख डालिएगा, 1-3 लाइन जगह छोड़िए, एक और लिखिएगा। 3-4 हुआ। अभी जैसे नोट्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी तो लिखा हूं, उसको पढ़ के भी एक लिख डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता हो गया।